गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का नया चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक स्टार्ट करने से पहले आइए हम कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपने अभी कपड़े पहने होंगे, बिना कपड़ों के तो कोई नहीं बैठा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो हमने कपड़े पहने हैं, कभी सोचा है कि ये किस चीज़ से बने हैं? आप में से कुछ बोलेंगे हाँ सर, मैंने अभी कॉटन क्लोथ्स पहने हुए हैं, या कोई बोल सकता है कि सर मैंने अभी हाफ स्वेटर पहनी हुई है। अगर सर्दियों के दिनों में हम बात करते तो आप बोलते हमने जैकेट पहनी हुई है, या हमने स्वेटर पहनी हुई है, या हमने सर सॉक्स भी पहनी है ना। तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ की तो मिलकर बनी होंगी ना, है ना। तो आज हम इस चैप्टर में उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, चाहे वो सर्दियों के मौसम में पहने या गर्मियों के मौसम में पहने, वो सारे के सारे फाइबर्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो फाइबर्स हैं, ये दो तरीके, मतलब दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल, ठीक है। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमको एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन जो है हमको वो कॉटन प्लांट से मिलेगा। सिल्क सिल्क हमको सिल्क वॉर्म्स से मिलता है। वूल वूल हमको भेड़ों से और बकरियों से प्राप्त हो जाता है, या जो पहाड़ी प्रदेश है वहाँ पर याक के बालों का भी हम एज अ वूल यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल जो नेचुरली नहीं होते हैं, ठीक है, जो हम अपने आप फैक्ट्रीज में तैयार कर लेते हैं किसी ना किसी तरह। अभी जो किसी ना किसी तरह है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, ये आपने फिल करना है। आप फिल कैसे करना है? यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ सीरियल नंबर, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। नेम ऑफ आर्टिकल, नेम ऑफ आर्टिकल का मतलब, जैसे कि मैंने रस्सी ले ली, ठीक है। घरों में हम कपड़े सुखाने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं, या किसी चीज़ को बांधने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ले लिया रस्सी। वो रस्सी किस चीज़ की बनी है, और वो जिस चीज़ की बनी है, क्या वो नेचुरल है, मतलब कॉटन की रस्सी है, या वो किसी और चीज़ से बनी है? तो अगर आपको लगता है कि वो नेचुरल तरीके से है, तो उसके आगे आप लिखेंगे नेचुरल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो आर्टिफिशियल तरीके से बनी, तो आप लिख देंगे आर्टिफिशियल। सोर्स की बात करनी है, बनाता तो आदमी ही है, रस्सी अपने आप बन के नहीं आएगी। तो अगर हम बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आर्टिफिशियल है। उसका सोर्स क्या है, उसको बनाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है वो हमको कहाँ से मिली है। नंबर 2 आप लिख सकते हैं पॉलीथीन। अब पॉलीथीन तो कोई भी प्लांट या एनिमल पॉलीथीन नहीं देता है, इसको हम फैक्ट्रीज में ही तैयार करते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ आर्टिफिशियल। इसी तरह आप जोत जगाने के लिए हम कभी कभी कॉटन की बत्तियों यानी रुई की बत्तियां बनाकर फिर उसको दिए में डालकर और ऑयल डालते हैं, फिर हम उसको जलाते हैं। तो वो जो कॉटन है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे वो प्लांट से प्राप्त होता है, तो आप वहाँ लिख सकते हैं नेचुरल। इसी तरह जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरीके से बनाए जाते हैं, तो आप वहाँ लिख सकते हैं आर्टिफिशियल ऑब्लिक नेचुरल, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए आप एक ऐसी चीज़ लीजिए जिसमें आप एक ही आंसर टिक कर पाएँ, नहीं तो ऐसे तो दोनों में आप नेचुरल ऑब्लिक आर्टिफिशियल लिखते जाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर आपने ले लिया एक प्लास्टिक बोल। अब वो प्लास्टिक बोल क्या हमको प्लांट से या किसी एनिमल से प्राप्त हो रहा है, या हम उनको फैक्ट्रीज में बनाते हैं किसी न किसी केमिकल्स की सहायता से? तो वो आप इस तरह से आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ, कि एक सिंथेटिक फाइबर होता क्या है। अब आपको यहाँ एक माला दिख रही होगी, है ना, लड़कियां तो माला पहनती हैं। अब उस माला में खास बात क्या है? खास बात यह है कि कभी कभी माला में छोटे छोटे मोती लगे होते हैं, जो सारे के सारे एक धागे के साथ पिरोए होते हैं, ठीक है।
कभी कभी माला में कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, इस तरह की चीज़ों को भी हम एक धागे में पिरो देते हैं तो भी एक माला बन जाती है। तो माला कई तरीके से बन सकती है ना, अलग अलग पैटर्न्स हैं। 2 बड़े ले लीजिए, एक छोटा ले लीजिए, 2 बड़े ले लीजिए, एक छोटा ले लीजिए, इस तरह को भी हम धागे में पिरो दें तो एक माला बन सकती है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इन छोटे छोटे मोतियों की जगह कोई दूसरी चीज रख दूं, मतलब कोई केमिकल, ठीक है, कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस रख दूं और उन चीजों से अगर मैं एक उनको आपस में जोड़ कर कोई नई चीज बना दूं, कोई न्यू थिंग बना दूं, ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों से मिलकर कोई न्यू थिंग बना दूं तो वो एक सिंथेटिक फाइबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंथेटिक फाइबर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब जब हमने माला बनाई तो इन छोटी छोटी चीजों को, जब हमने माला बनाई तो इन छोटी छोटी चीजों का, मोती कह रहे हैं कि मोतियों की माला है, ठीक है, किसी और चीज की माला बनाएंगे तो आप बोलेंगे उस चीज की माला है। नाउ अब क्या करना है, अगर इन छोटी छोटी चीजों को हम केमिकल की भाषा में बोलें तो हम बोलेंगे इनको यूनिट्स। क्या बोलेंगे? यूनिट्स। कि कोई भी प्लास्टिक की चीज है या कोई भी सिंथेटिक फाइबर है, वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इनको हम एक और नाम से बोल सकते हैं मोनोमर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? मोनोमर, मतलब एक एक यूनिट। ओके, और जब हम इस पूरी की पूरी यूनिट को किसी एक शब्द से कहना चाहते हैं तो हम उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करेंगे पॉलीमर। पॉलीमर, मर का मतलब हो गया यूनिट्स और पॉली का मतलब हो गया मैनी। मैनी, MANY, मैनी। पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब यूनिट्स। जब भी कोई चीज बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनती है तब हम उसको एक पॉलीमर कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, लिफाफा हम आमतौर पर यूज करते हैं। बाजार गए, कोई भी चीज लेते हैं, दुकानदार उसको पॉलीथीन में डालकर वापस दे देता है। वो जो पॉलीथीन है वो बना है इथीन। बहुत सारी इथीन के मॉलिक्यूल्स को जब हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पॉलीइथीन। क्या बन जाता है? पॉलीइथीन। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है पॉलीथीन। तो जो पॉलीथीन है वो बहुत सारी इथीन की यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर एक छोटी सी चीज दी गई है। पॉलीमर्स जरूरी नहीं आर्टिफिशियल हैं, नेचुरल भी अकर करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि कॉटन, रुई जो है वो बहुत सारी सेलुलोज की यूनिट से मिलकर बना है। बहुत सारे सेलुलोज आपस में मिलकर कॉटन बनाते हैं। और ये सेलुलोज अपने आप में बहुत सारी छोटी छोटी ग्लूकोज से मिलकर बना है। यानी ग्लूकोज आपस में जुड़कर सेलुलोज बनाते हैं और सेलुलोज बहुत सारे मिलकर कॉटन बनाते हैं। अब आगे आ जाइए, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे पहले है रेयॉन। अब बच्चों क्या था, चाइना में सिल्क बनता था। सबसे शुरू में चाइना वालों ने सिल्क बनाना शुरू किया, लेकिन वो ये राज किसी को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि सिल्क बहुत ही महंगा बिकता था।
अगर कोई और उसको बनाना सीख लेता तो उनकी मार्केट पे फर्क पड़ता। तो चाइना ने इस राज को दबाए रखा। फिर 19th सेंचुरी में जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाली थी, उस समय साइंटिस्ट्स ने एक चीज का इजाद किया, रेयॉन। अब ये रेयॉन कैसे बनता था? रेयॉन बनता था केमिकल और वुड पल्प मतलब लकड़ी का बुरादा, ठीक है। लकड़ी का बुरादा और केमिकल आपस में मिलाकर उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क का निर्माण किया, जिसको हम रेयॉन कहते हैं। अब रेयॉन आधा नेचुरल था और आधा आर्टिफिशियल था, ठीक है। ये कंप्लीटली नेचुरल या कंप्लीटली आर्टिफिशियल नहीं था, कुछ भाग इसमें नेचुरल था और कुछ आर्टिफिशियल था, कुछ केमिकल था। अब ये जो चीज थी ये सिल्क से सस्ती थी, ठीक है। इसको डाई यानी रंग कर सकते थे अलग अलग रंगों में। इसको जब हम कॉटन के साथ मिला देते तो बेडशीट बन सकती थी। इसको जब हम वूल के साथ मिला देते थे तो कारपेट भी बन सकता था। नीचे कुछ पिक्चर्स बताई हुई हैं, बेडशीट भी है, कारपेट भी है, कपड़ा तो है ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाइए, नायलॉन। नायलॉन सबसे पहली चीज थी जिसको इंसान ने पूरी तरह से फैक्ट्री में तैयार किया, मतलब पूरी तरह से आर्टिफिशियल जो फाइबर था वो था नायलॉन। नायलॉन का देखो 1931 में इसका इस्तेमाल हुआ था। 1931 में ही इसको बनाना एक तरह से स्टार्ट किया गया था। तब से लेकर अब तक देखो, सोचो कितने साल हो गए, लगभग 87-88 ईयर्स हो गए हैं, 89 ईयर्स हो गए तब से ये अभी तक हम इसका कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बनाया कैसे गया था? कोयले से, पानी से और हवा के मिक्सचर से। कोयले में कार्बन होता है ना, और कार्बन बहुत मजबूत होता है, तो उसमें से किसी तरह से कार्बन को अलग करके पानी और हवा के साथ मिलकर नायलॉन का निर्माण किया गया। अब नायलॉन की खास बात क्या थी? ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इलास्टिक मतलब इसमें लचीलापन भी था, और ये लाइट वेट था, हल्का था। इसके साथ साथ ये लस्ट्रस मतलब चमकदार भी था और आसानी से धुल भी जाता था। तो इन सब खासियतों की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हम अपने घरों में बहुत सारी आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो नायलॉन से मिलकर बनी है। आप सोच भी नहीं सकती, अच्छा ये नायलॉन का बना हुआ है। जैसे कि हमारी जुराबें, रस्सियाँ, कई सारे टेंट, हमारे टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते वो भी नायलॉन के बने हैं। हमारी कारों की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, हमारे पर्दे कई नायलॉन से बनते हैं। और इसके साथ साथ अगले पेज पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, और वो है पैराशूट की रस्सियां। अब देखो, पैराशूट की रस्सियां अगर कमजोर होंगी तो ऊपर से जो आदमी कूद रहा है उसका भार कौन संभालेगा? वो अगर ऊपर ही टूट जाएंगे तो नीचे गिरकर रब नू प्यारा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वो आया तो ऊपर से नीचे था, फिर हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। इसी तरह रॉक क्लाइंबिंग, जिसको 80 ऐसी रस्सी जिसको 80 किलो भार, उसके साथ साथ उसके बैकपैक को भी संभालना है, वो रस्सी अगर कमजोर होगी तो कैसे काम चलेगा? तो देखो, नायलॉन इतना ज्यादा मजबूत है कि उसको रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पर ये जो नायलॉन होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, जो हम घरों में रस्सियां इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज्यादा मजबूत और अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे बाद में करेंगे। थैंक यू।